गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करें। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी जेट एग्ज़ाम है ना, जो राजस्थान का एग्ज़ाम है उसके लिए 5वीं क्लास है। एंड बाकी साथ साथ आपका जो टॉपिक है आज का वो है फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन की बात हम करने वाले हैं। तो जब खाद्यान्न उत्पादन की बात करूंगा बच्चों, तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ जेट एग्जाम के लिए नहीं, आई थिंक सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो मेन ये लेक्चर है क्योंकि ये सिलेबस है जेट एग्जाम का, जो फर्स्ट आपका यूनिट है ना उसका पहला ही ये टॉपिक है। तो उसी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैं पहले आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूं। आपका यूनिट ए जो है, 3 यूनिट है आपकी, 15 15 और 10 क्वेश्चन जिसमें से आएंगे। यूनिट ए का जो क्वेश्चन जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। पहला टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, खाद्यान्न उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में इसका महत्व। कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है और जो हमारी पोषण सुरक्षा, जिसे हम फूड सिक्योरिटी भी कह देते हैं, कि पोषण सुरक्षा के हमें जो पोषक तत्व चाहिए, प्लस हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जैसे आजकल कोरोना के टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे जा रही है, वो गिर रही है ना। तो हमारे किसान जिन खाद्यान्नों को उत्पादित करते हैं अपने खेतों में, उनका भी क्या है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें महत्वपूर्ण योगदान है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन कहां पे कितना है ना, आपके जेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस उसका हमारी अर्थव्यवस्था और पोषक तत्वों में क्या क्या और कितना योगदान है। करें स्टार्ट लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कोट आप बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो लिखा गया, नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सरूर में हम नींद खो बैठते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता है ना, नींदें हमें बहुत आती है, रात के 10-11 बजते हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि नींद के साथ साथ हमारा एक एग्जाम भी है। तो याद रखो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपको उस पेपर के लिए जिसमें आपको चयनित होना है, जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए रातों में जागते रहिए और सब लोग पढ़ते रहिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन का इतिहास। तो सबसे पहले हम चलेंगे इतिहास के साथ, है ना। किसका इतिहास? आपके खाद्यान्न उत्पादन के इतिहास की बात करेंगे। तो जब इंडिया की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, आपको पता होगा बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा, जिसे ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल बोला जाता है ना, कि बंगाल का जो अकाल था उसने पूरे भारत को प्रभावित किया, लेकिन वो 1947 से पहले आया था। तो 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली, तब से ही हमारी सरकार जानती थी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे देश के अंदर खाद्यान्नों का, मतलब गेहूं का और चावल का जो उत्पादन है वो पूरा बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? क्योंकि अगर गेहूं और चावल का उत्पादन ही पूरा ना हुआ तो हमारे देश की जनता वो भूखी मर जाएगी। तो 1947 के बाद हमने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया, और 1965 के अंदर आके हमने एक क्रांति लेके आए। उस क्रांति का नाम हमने क्या दिया? उस क्रांति को हमने हरित क्रांति, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था बच्चों, उस कारण से क्या हुआ, उस हरित क्रांति के कारण भारत के अंदर जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। कौन कौन से 2 खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा था उत्पादन खाद्यान्नों का, गेहूं का और दूसरा किसका? चावल का। अब अगर आप बोलेंगे सर गेहूं और चावल में से किसका उत्पादन ज्यादा बढ़ा था, तो ज्यादा जो उत्पादन बढ़ा था वो गेहूं का बढ़ा था। गेहूं का उत्पादन क्यों बढ़ा था? क्योंकि जो हरित क्रांति थी वो लाई गई थी उत्तर भारत में सबसे पहले। उत्तर भारत मतलब जहां पे हम इस टाइम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश माध्यम मीडियम वाले बच्चे ये वाली क्लासेस नहीं लेते हैं, आप हिंदी वाले बच्चे ले रहे हो, है ना। तो हम सारे लोग उत्तर भारत से ही हैं मोस्टली। तो इसे हरित क्रांति को हमने स्टार्ट किया था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मेनली इन 3 राज्यों के अंदर हमने क्या किया? हरित क्रांति को स्टार्ट किया। अब ये वो 3 राज्य हैं जो चावल कम और गेहूं को ज्यादा क्या करते हैं, उगाते भी हैं और खाते भी हैं। क्योंकि हरियाणा और पंजाब की बात करो, चावल का उत्पादन भी अच्छा खासा होता है, लेकिन खाने की दृष्टि से देखा जाए तो हम गेहूं को ज्यादा खाते हैं और चावल को कम खाया जाता है। तो इसीलिए जो उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ा चावल का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा बढ़ा गेहूं का, और उसके बाद धीरे धीरे चावल का उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। हरित क्रांति की सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना हरित क्रांति के बारे में, मैं पहले आप सब बच्चों को बता दूं,
ये लेक्चर YouTube पे है, तो मे बी आप लोग कुछ कमेंट्स भी कर रहे होंगे, तो मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई लास्ट में 5 मिनट के लिए अलग से टाइम दे दूंगा। तो अभी के लिए आप सब बच्चे क्लास अटेंड करें, जब कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसको आंसर देते जाइए, बट बाकी जो आपके कमेंट्स हैं वो लास्ट में बता दूंगा, नंबर भी दे दूंगा सबसे लास्ट में। आप कॉल कर सकते हैं हमारी ब्रांच जो आपका जेट का कोर्स करवाने वाले हैं हिंदी भाषा के अंदर, है ना। ये जस्ट एक डेमो वीडियो है ताकि आप बच्चे समझ पाएं कि हमें कोर्स कैसे लेना और क्या करना और कैसे पढ़ाई करवाई जाएगी, है ना। तो चलो हरित क्रांति को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज अगर बात करते हैं, आज आपको पता है हमारे घर में जब कोई शादी ब्याह होता है ना, कोई भी हमारे घर के अंदर जब फंक्शन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जितने भी लोग आए हम उन्हें खाना खिला सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं तो। लेकिन ऐसा आज है, 1947 के टाइम पे नहीं था। पैसा है तब भी खाना नहीं खिला सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के पास पूरा क्या था, अनाजों का उत्पादन नहीं था। तो अनाज उत्पादन ना होने कारण क्या हुआ कि हमारा जो भारत देश था वो थोड़ा सा पीछे था। तो बोला गया सन 1947 में किसी शादी ब्याह में 30 से ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकता था, जबकि आज तो जितना पैसा हो, है ना, उतने लोगों को दावत दी जा सकती है। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास खाद्यान्नों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो गया है। लेकिन उस टाइम पे 1947 के अंदर पर्याप्त मात्रा में हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं था। अगला बोला गया, अरस्तु के शब्दों में मिट्टी ही पौधे का पेट है। 1947 में हमारी जमीन भूखी भी थी और प्यासी भी। इससे क्या बात समझ आती है? भूखी बोला गया और प्यासी बोला गया। भूखी और प्यासी का मतलब, प्यासी का मतलब उसे पानी चाहिए, सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं थी। आज भी व्यवस्था नहीं है सिंचाई की। अगर बात करो, हमारा जितना भी क्षेत्र में जुताई होती है, टोटल जो क्षेत्र है, कुल जो क्षेत्र है, उसका सिर्फ 49%, 49% जो है उतना ही क्षेत्र सिंचित है। 51% तो आज भी है जो क्षेत्र सिंचित नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे, इसलिए हमारी जो जमीन है, जो धरती है, वो प्यासी थी। भूखी क्यों थी? भूखी जो उर्वरक हमें चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स हमें चाहिए, वो भी हमारी भूमि को नहीं मिल पा रहे थे। तो जब पोषक तत्व हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाए तो वो भूखी भी रह जाएगी। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास पोषक तत्व भी है और आज हमारे पास पानी भी है। सारे राज्यों के अंदर तो नहीं है, राजस्थान में तो स्पेशली पानी की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उस टाइम पे हमारी धरती भूखी और प्यासी थी। आगे लिखा गया, पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5-5 सालों की हमारी योजनाएं आती थी, है ना, बोला गया पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित क्षेत्र के विस्तार व उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, है ना। पहली जो हमारी 2 पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई, वहां पे हमने क्या किया, उन 2 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने बढ़ावा दिया। देखो किसकी बात की? सिंचित क्षेत्र के विस्तार की, और दूसरी बात की किसकी? उर्वरकों के उत्पादन की, है ना। सिंचित क्षेत्र का विस्तार और उर्वरकों, ताकि उर्वरकों से हमारी धरती भूखी ना रहे और सिंचित क्षेत्र से वो प्यासी ना रहे। तो धरती की उसी भूख और प्यास को दूर करने के लिए हमने क्या किया, नए नए काम करने स्टार्ट कर दिए। अभी तक हरित क्रांति नहीं आई है। अब इसके बाद आएगी हरित क्रांति। कहा जुलाई 1964 में जब सी सुब्रमण्यम हमारे देश के क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, तो उन्होंने सिंचाई और खनिज उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के विस्तार को भरपूर समर्थन दिया। क्योंकि ये हमारे भारतीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, इनको पता है कि कृषि के विकास के लिए क्या है, आज हमें पानी भी चाहिए और उन्नत किस्मों का भी योगदान रहेगा। आगे बोला गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मैक्सिको से गेहूं के बीजों के आयात की मंजूरी दी और इसे समय की मांग करार दिया। आपको पता होगा, जिस हम गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की उन्नत किस्म की बात करते हैं, जिसने हरित क्रांति के अंदर आके बहुत ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा दिया, वो क्रांति जो आई वो एक किस्म से आई, जिसे कहां से, मैक्सिको से लाया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो वैरायटी है, ये जो किस्म है, ये क्या है, समय की मांग है। इन सभी प्रयासों के चलते बोने गेहूं का क्षेत्र 1964 में महज 4 हेक्टेयर से बढ़ के 1970 मतलब 6 सालों के अंदर 4 से सीधा सीधा कितना चला गया,
40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। अब देखो ना बच्चों, बोना गेहूं जो है, इससे फायदा क्या होता है, अगर लंबा है ना, अगर ऊंचाई जो है, कद जो है हमारे पौधे का, वो अगर लंबा है तो हवा आने से क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, है ना, पौधा हमारा नीचे गिर जाएगा तो नुकसान ज्यादा होंगे। बोनी किस्में नीचे उतनी नहीं गिरती हैं और उनके ऊपर उत्पादन जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए हम उन बोनी किस्मों को लेके आए। जब 4 हेक्टेयर था 1964 में, उससे कितना ले आए देखो, 40 लाख हेक्टेयर बोला गया। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1967 में 1967 में गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार में उच्च उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया। उच्च उपज वाली किस्मों की बात किसकी कर रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम हमारा क्या था, HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत हमारे किसानों को जो हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है, जो उच्च गुणवत्ता की, उच्च उत्पादन वाली हमारी किस्में हैं, उनको किसानों तक लाया गया। तो उस प्रोग्राम के थ्रू, है ना, उसके थ्रू क्या हुआ, वो प्रोग्राम जब चला तो हमारे किसानों के पास उन्नत किस्म के बीज पहुंचे, जिससे भारत देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। समझ पा रहे हैं। चलो अब आते हैं, तो हमने क्या किया, हमने अच्छे खासे सुधार किए किसमें, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। ओके, क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया MS स्वामीनाथन जी का भारतीय कृषि में योगदान। अब जब बात करते हैं MS स्वामीनाथन जी की, हमने बात करी मैक्सिको से वो गेहूं आया था, लेकिन उसे लाने वाले कौन थे, उन्हें लाने वाले थे MS स्वामीनाथन जी। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए, है ना, उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया, बताता हूं क्या होता है वो। लेकिन उनका जो योगदान था भारतीय कृषि में वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपको पता है सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट भी होते हैं, फल भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, खाद्यान्नों का उत्पादन। और उसी खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने क्या किया, ये हरित क्रांति के लिए उन्नत किस्म को मैक्सिको से कहां पे लेके आए, भारत में लेके आए। और उन्हीं प्रयासों के कारण इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ICFA जिसे बोला जाता है, द्वारा देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज से सम्मानित किया गया, प्राइज से नवाजा गया, है ना। तो इनको प्राइज दिया गया, कौन सा प्राइज दिया गया, आपका इंडियन काउंसिल ने प्राइज दिया, कौन सा आपका, ये वाला प्राइज, पहले वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। तो पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किनको मिलता है, MS स्वामीनाथन जी को। क्यों, क्योंकि उनका कृषि के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट बोला गया MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया था। क्योंकि अगर वो किस्म हम भारत के अंदर ना लेके आते और उत्पादन ना बढ़ता, तो आज भी हमारी जो दशाएं हैं, जो परिस्थिति है, वो बदल ना पाती। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। MS स्वामीनाथन जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो पर्सन है जो मैक्सिको से बोने गेहूं की जो किस्म थी उसको कहां पे लेके आए थे, उसको भारत में लेके आए थे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि हमारा जो हरित क्रांति है ना, वो कैसे आया। तो आपके माइंड के अंदर थोड़ी सी कहानी सी बनी होगी कि 47 के अंदर खाने के लिए हमारे पास जो है पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था। 47 के बाद 65 मतलब 1965 के अंदर हमने क्या किया, हरित क्रांति को लेके आए, जिससे चावल का और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति हो गई। और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्यों, क्योंकि अगर एक देश के अंदर लोग भूखे मरेंगे तो एग्रीकल्चर को बहुत पीछे माना जाएगा। लेकिन आज भूखे नहीं मरते हैं, आज तो हमारे पास कितना सारा अनाज हमारे स्टोरेज के अंदर रहता है, मतलब भंडारण के अंदर पड़ा रहता है, ताकि कल को कोई इंडिया के अंदर ऐसी परिस्थितियां आए कि हम उत्पादन ना भी कर पाए, तब भी हमारे पास खाने के लिए फूड ग्रेन या फिर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। चलो अब एग्जाम, हमारा जो पेपर है जेट एग्जाम जो है, इसके पॉइंट से हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी बात कर लेते हैं जो आपको याद करने हैं। और ट्राई करो कि जब भी पढ़ाऊं तो आप नोट करते जाओ। आपको आज की क्लास में टारगेट देके जाऊंगा, जो भी बच्चे हमसे कोचिंग ले रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है, नोटबुक पे सारा का सारा काम करके आना, ताकि वो वाले पॉइंट्स आपको नोट हो जाए। सो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बोला गया, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967 और 68 मतलब 67 और 68 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है।
है ना। जो हमारे देश में हरित क्रांति थी लाया गया था 1965 के अंदर, लेकिन 1965 के अंदर उसे बस लाया गया था, अभी स्टार्ट थोड़ी होगी, टाइम लगेगा ना यार, है ना। तो किस्मों को लेके आए, फिर उसके बाद उत्पादन करना स्टार्ट किया। तो जो उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ? 1967-68 से। नेक्स्ट बोला गया विश्व में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, या फिर जैसे यहां बोला नॉर्मन बोरलॉग को, जिनको आप सामने देख सकते हैं। ये नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ये क्या है आपके नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने विश्व में हरित क्रांति लाई थी। इंडिया में कौन लाए थे? इंडिया में तो हमने अभी देखा था, इंडिया में लेके आए थे MS स्वामीनाथन जी, लेकिन वर्ल्ड के अंदर जो लेके आए वो कौन लेके आए? नॉर्मन ई बोरलॉग या फिर NE बोरलॉग। N का मतलब नॉर्मन, ई और बोरलॉग, ठीक है। सो विश्व में हरित क्रांति की जगह नॉर्मन ई बोरलॉग है। विश्व में कृषि कार्य के लिए शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति जो है वो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो किन्हें? विश्व के अंदर जनक हमने माना नॉर्मन ई बोरलॉग को, और भारत के अंदर जनक किसे माना बच्चों? MS स्वामीनाथन जी को। तो ये भारत के अंदर जनक है, और नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग जी को आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, तो याद रखना 1965 आएगा पेपर में, तब भी गलत नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है। प्रोडक्शन जो है, उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हुआ 1966-67 से। हरित क्रांति शब्द किन्होंने दिया? विलियम गोर्ड ने दिया था 1968 के अंदर। नेक्स्ट बोला गया फसलों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक जो है नई दिल्ली के अंदर 1966 के अंदर स्थापित किया गया। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या जो है, इसका ध्यान रखना। आप जो भी नोट्स और पढ़ रहे होंगे तो मोस्टली ऐसा ही होता है, नोट्स लोग कॉपी करते रहते हैं, आगे चलाते रहते हैं, तो सही नहीं हो पाते हैं। बट ध्यान रखना इस टाइम पे जो कृषि पे निर्भरता है, सीधा सीधा बोलूं एग्जैक्ट, तो वो कितना है? 49%। बट चलो आप इसे 50% याद करो। कहीं पे 75, 68, 62 कुछ भी लिखा वो गलत है। करंट डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब अभी जो हमारे सबसे जो नया हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर आपका जो सही उत्तर आएगा वो कितना प्रतिशत आएगा? 50%। तो भारत में कृषि पर निर्भर जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 50%। नेक्स्ट बोला गया हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई, है ना। तो मैंने आपको बताया पहले ही ना, रीजन आपको बताया कि उत्तर भारत से स्टार्ट हुआ था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट ये किया था हरित क्रांति को, तो इस कारण से ज्यादा उत्पादन जो बढ़ा वो किसका बढ़ा? गेहूं का बढ़ा। अगला बोला गया प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो देखो 1983-84 की बात कर रहा है। अब हमने क्या किया? हरित क्रांति का और विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, और विस्तार करने की शुरुआत की, ताकि हरित क्रांति जो है वो कुछ राज्यों तक ना रह के पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए, ताकि पूरा भारत हमारा जो है वो ज्यादा अनाज का उत्पादन कर सके। आगे चलते हैं, है ना। तो हमने क्या किया? आप सामने देख सकते हैं किसको? गेहूं के अंदर सुधार किया, और आप सामने देख सकते हैं किसको? चावल का रोपण वहां पे हो रहा है, तो हमने क्या किया? चावल के अंदर चावल के उत्पादन में भी सुधार किया। आगे बोला गया देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 50%, आपको भी बताया मैंने, है ना। एग्जैक्ट बोलोगे तो 49 है, अदरवाइज पेपर के अंदर 49, 50 कुछ भी आएगा, याद रखना। बट 66 और 62 ये गलत है भाई, है ना। तो देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 50% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। विश्व में चावल उत्पादन में पहला जो रैंक है ना, पहले नंबर पे कौन आता है? चीन आता है। चीन के बाद दूसरा नंबर किसका है? हमारा, मतलब भारत का। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 45 से 50% भाग पर चावल की खेती की जाती है। इसको याद रखना बच्चों, ये वो पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा, चावल में भी दूसरा स्थान है, गेहूं के अंदर भी चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। देखो दो वर्ड होते हैं बच्चों, दो शब्द हम यूज करते हैं। एक शब्द होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता।
उत्पादकता का मतलब क्या होता है, 1 एकड़ से या 1 हेक्टेयर से हम कितना उत्पादन लेते हैं। 1 हेक्टेयर में जितना आपने लिया वो तो उत्पादकता है, और सारी जमीन से जितना लिया वो क्या है, उत्पादन है। तो अगर सारे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो सारे उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों के हिसाब से भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो कौन आता है, उत्तर प्रदेश। किसमें, गेहूं के उत्पादन में। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर के अंदर उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं होता। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो पहला रैंक है, जो प्रथम स्थान पे आता है वो कौन आता है, पहले स्थान पे हमारा पंजाब आता है। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया विश्व में उर्वरक, जिसे हम फर्टिलाइजर क्या देते हैं, का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है, भारत है। पोटाशियम फर्टिलाइजर जो होते हैं उनका पूरी तरह आयात किया जाता है। आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से मंगवाना, क्योंकि हमें उर्वरक बनाने के लिए कुछ खनिज चाहिए होते हैं। तो जो पोटाश वाले उर्वरक है ना, इनको बनाने के लिए खनिज इंडिया के अंदर होते ही नहीं है। तो उन खनिजों के अभावों के कारण हम क्या करते हैं, सारा का सारा जो फर्टिलाइजर है, जो उर्वरक है, कौन सा, पोटाश वाला, वो सारा हम क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। कहां से मंगवाते हैं, बाहर से। उसे हम सारा मंगवाते हैं दूसरे देशों से, मतलब आयात करते हैं, उसे इंपोर्ट करते हैं। अगला बोला गया फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। तो आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। फलों में हमारा दूसरा स्थान है। सब्जियों के अंदर भी हमारा जो स्थान है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है। आगे चलते हैं, फलों में प्रमुख उत्पादन राज्य है, उत्पादक राज्य जो उत्पादक है ना। तो सामने टेबल है आपका, जिन बच्चों के पास भी ये वाला कोर्स है जेट राजस्थान का, तो क्या करूंगा, आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है वहां पे पीपीटी डालूंगा। आपको करना क्या है, इनको अपनी किताब के ऊपर, अपनी किताब नहीं, आपकी जो नोटबुक है, रजिस्टर है, उसके ऊपर नोट करना है, ताकि इसे आप याद कर पाओ। मैंने नाम सारे लिख दिए हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन है। जो जब हमारी अगली क्लास होगी तो आप बच्चों के सारा समझाऊंगा अभी, बट उससे पहले कॉपी पे सारा नोट करना है आपने। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन सी फसलें हैं, आप टेबल देख सकते हैं। सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला गया फसलों की महत्वपूर्ण उत्प्रेरक किस्में। तो उत्प्रेरक से, उत्प्रेरक है ना, कि उत्प्रेरक जो किस्में हैं वो हमने कौन कौन सी बनाई है। गेहूं की बात करेंगे तो शबती, सोना। धान की बात करेंगे तो कौन सी है, जगन्नाथ है। कपास की बात करें तो MCU 7 और 10, 7 और 10 है। अरंडी की बात करें तो अरुणा है। मोट की बात करें तो मरु मोट, जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है ना। सरसों की बात करें, क्रांति व बायो 902, पूसा जय किसान भी उसे बोला जाता है। और मूंग की बात करें तो पंत मूंग 2। हमारी जो किस्में हैं वो और भी किस्में हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण किस्में हैं। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया मानव द्वारा उत्पन्न पहली अनाज वाली फसल। तो वो तो किस्में उत्प्रेरित किस्में थी, ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित जो हमारा क्या अनाज है। जैसे हम ट्रिटिकेल, आपने नाम ऐसा सुना होगा है ना। ट्रिटिकेल जो है, इसने बोला ट्रिटिक वेस्टिहोम से और सिकेल सीरियल से। संकरण किसका, गेहूं और राई के संकरण द्वारा उत्पन्न स्वीडन देश से प्रोफेसर रिम्पाउ द्वारा विकसित। इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी होती है, 2n के बराबर जो गुण संख्या होती है वो कितनी होती है, 56 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ट्रिटिकेल आप देख लीजिए पहले, है ना, इसको याद कर लीजिए। ये ट्रिटिकेल आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट, पहला मानव निर्मित क्या है, खाद्यान्न है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया, आगे बोला गया भारत के घरेलू उत्पादन में कृषि उत्पादों का योग है ना। घरेलू उत्पाद जो है उसमें कृषि उत्पादों का योग कितना है, 15 से 20%। भारत के निर्यात में जितना भी हम क्या करते हैं, जितना भी हम इंडिया से, भारत से बाहर भेजते हैं, सारे के सारे उत्पादन है ना, जो भी सारे के सारे क्या हमारी वस्तुएं या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, उसमें हमारा जो कृषि का योगदान है वो कितना है, 12 से 14%। भारत के आयात में कृषि का जो योगदान है वो कितना है, 5%। भारत में स्वतंत्रता के बाद दालों के लिए उपलब्धता जो है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि भारत में जब कृषि क्रांति आई, हरित क्रांति जब आई, तो उससे पहले क्या हुआ, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो था, मतलब कि जो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन था कम था, बाद में बढ़ने लग गया, तो दालों की उपलब्धता कम होनी शुरू हो गई थी। अब फिर से आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ा टाइम पहले एक प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन क्रांति आई थी, जिसमें हमने फिर से दालों का उत्पादन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलो, ये तो था हमारा खाद्यान्न उत्पादन के बारे में ओवरऑल पॉइंट जो आपको याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए।
आगे चलते हैं क्योंकि आपका जेट का पेपर है, तो अब राजस्थान की बात भी कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जब देखेंगे, है ना, तो एग्रीकल्चर का राजस्थान में क्या हाल है। ये तो पूरे भारत की बात करी, हरित क्रांति की बात करी, क्योंकि आपके पहले यूनिट का एक का ये पहला टॉपिक है, तो वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। तो अब राजस्थान की बात करते हैं। बोला गया राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र ये कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। भारत की तुलना में राजस्थान में उसका 10.5% क्षेत्रफल और 1% जल व 5.66% जनसंख्या है। दोनों पॉइंट याद हो गए। भारत की जब बात करते हैं, राजस्थान की जब बात करते हैं, तो उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 3,42,239। फिर बात करते हैं कि भारत की तुलना में जो राजस्थान राज्य है उसके पास एरिया जो है ना, वो कितना है, टोटल आपका 10.5%। जब जल की बात करें कितना है, 1%। और जब बात करते हैं जनसंख्या की, वो कितनी है, 5.66%। आगे बोला गया राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से 2 भागों में विभक्त है ना। जो हमारे यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, 2 भागों के अंदर विभाजित की है। कौन कौन से, एक उत्तरी पश्चिमी भाग है और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी भाग है। ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है उत्तरी पश्चिमी भाग में 60% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या रहती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ना, उसके अंदर 40% क्षेत्रफल है और 60% जनसंख्या जो है हमारी वो निवास करती है। आगे बोला गया राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, यह मरुस्थलीय भाग है जहां सूखा पड़ना आम बात है। आप बच्चे जानते हैं, आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जब हम अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो आपको सारा एक मैप बना के राजस्थान का, फिर पूरे जिले दिखाऊंगा कौन सा उत्तर का भाग है, कौन सा पूर्व का भाग है, ताकि आप अपने दिमाग के अंदर उन चीजों को रख पाए कि पेपर जब आए तो आंसर करना हमारे लिए आसान हो जाए। रट्टा नहीं मारना हर चीजों को, बस समझते रहना है। थोड़ा थोड़ा समझ जाओ क्योंकि हमारी अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, बट हर चीज को क्लियर करेंगे। तो इसने बोला राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, यह मरुस्थलीय भाग है जहां सूखा पड़ना आम बात है। वायु शरण है ना, हवा से मिट्टी उड़ जाती है, वायु शरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम व जनसंख्या के हिसाब से 8वां स्थान है। तो बच्चों ये बात थी हमारे राजस्थान की एग्रीकल्चर की, और उससे पहले हमने पढ़ा भारत का एग्रीकल्चर, भारत की कृषि के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद जो अगली क्लास में हम आएंगे तब क्या करेंगे, हम अगली क्लास के अंदर आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो करेंगे, और प्लस साथ साथ आपके जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो आपका कोई भी डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने यहां पे दे दिया है, आप सामने देख सकते हैं। नंबर जो है ये क्या है आपका, 9983486171 है ना। 1 वो लास्ट में कट रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर देता हूं, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे 71 है लास्ट में, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी मैंने बोला था कि मैं जब YouTube पे लाइव आता तो बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि सर इसके सब्जेक्ट उसके, तो नेचुरल सी बात है बेटा, क्लास तो मैं किसी एक एग्जाम के लिए ले पाऊंगा ना। तो अब आप लोग बोलिए, जो बोल रहे थे, कुछ DDA की बात कर रहे थे, कुछ AFO की बात कर रहे थे, कुछ और UP कैटेट की बात कर रहे हैं, तो आप लिखिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ आपके कमेंट्स का, कि आपको जिस एग्जाम के लिए भी क्लास चाहिए उसकी बात हम करेंगे। बट ये वाली हमारी जो क्लास थी, क्योंकि हमने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है ना, तो वो जेट के बच्चों के लिए 4 क्लासें मैंने पहले दी थी, तो एक क्लास और है यूट्यूब पे, ताकि जो हमारे बच्चे उस कोर्स को ले रहे हैं तो वो पहले थोड़ा सा देख पाएं कि हम कैसे करवाते हैं। मैं और भी 3-4 वीडियो जो है, लेक्चर जो है, उसे यूट्यूब पे लेके आऊंगा। उसके बाद आराम से आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि एक गारंटी तो ये दे देते हैं कि जब करवाएंगे तो ऐसा करवाएंगे कि पूरे राजस्थान में कोई ना करवा पाए, अदरवाइज हम करवाएंगे नहीं। इसीलिए थोड़ा सा लेट शुरू किया है। क्यों किया है, क्योंकि सारा कंटेंट बना रहे थे, कंटेंट पूरा का पूरा बन गया है, सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट वो भी आपको देंगे, और प्लस आपकी क्लासेस भी चल रही है। आप डाउट्स लिखिए, फिर मैं आपको आंसर करता हूं। जो जेट वाले बच्चे हैं वो अब क्लास को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बाकी जो बच्चे बात कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। 5 मिनट वेट करूंगा भाई, जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल दीजिए। क्लासेस कंप्लीटली फ्री में रहेंगी क्या सर, कंटिन्यू IAS आपका नेम है सर, ये डेमो वीडियो है ना, कंप्लीटली फ्री नहीं, वो कोर्स का पार्ट है। नंबर मैंने वहां पे दे दिया है ना, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप जेट राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी कोई कोर्स है तो आप agricoaching.in वेबसाइट पे जाके वहां पे उस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, ये हमेशा डेमो वीडियोस होते हैं, ताकि बच्चा कोई गलत कोर्स ना ले, वो पहले से देख पाए कि अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं।
राहुल सिंह जी, क्लास डेली बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक मेरी क्लासें होती है, मैं फ्री नहीं होता हूँ। आज शुक्रवार था और जल्दी क्लास खत्म हुई थी, इसलिए मैंने यूट्यूब पे क्लास ली, वरना 9 बजे रात तक मेरी क्लास ही होती है। मेरा DDSO जो है वो 7:30 से लेकर लगभग 8:50 तक क्लास होती है, तो इसलिए यूट्यूब पे क्लास नहीं ले सकते ना, क्योंकि 9 बजे तक तो क्लासेस चल रही होती है। सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी जब आएगी तो बिल्कुल कंफर्म सुपरवाइजर के लिए भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। एक बार थोड़ा सा वैकेंसी को अनाउंस हो, अभी तो सुपरवाइजर जो है पहले वालों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जैसे ही मिलेगी तब करेंगे। राहुल पाल जी, आप AFO के लिए लिख रहे हैं। सर AFO के लिए हमारे पूरे कोर्स अवेलेबल है, अलग अलग कोर्स हैं, है ना, 2000 से लेके 12000 तक। आप जो लेना चाहें प्लीज वेबसाइट पे विजिट करें, सब कुछ अवेलेबल है। और AFO तो प्रोफिशिएंसी सर, है ना, जितना चाहिए जो चाहिए सब आपको AFO के लिए देंगे। यूपी कैटेड के लिए देखो, अभी जो करवाया भारत वाला पार्ट वो तो यूपी कैटेड में भी आता है ना, मनीष त्यागी जी, है ना। बाकी जो राजस्थान वाला था वो पार्ट थोड़ा सा अलग था। MP ICR का क्लास करना चाहते हैं, आप कॉल कर लीजिए, आपको नंबर दे दिया गया है ना, वहां पे बता देंगे। AFO के लिए कुछ बताइए। रोहित जी, मैंने AFO के लिए अभी बताया है ना, आप अवेलेबल हैं कोर्सेज सर, आप जो कोर्सेज चाहें। AFO के लिए हर दिन 5 से 7 क्लास चलती है। डेमो लेना चाहे 3 दिन का आपको फ्री का डेमो 5 से 7 वाली क्लास में दे सकता हूं सर। एक एक सब्जेक्ट, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आप 3 दिन का डेमो लेना चाहे आपको नए बैच में दे सकता हूं, जो 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। हरीश कुमार जी, MSc एंट्रेंस का क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। MSc कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी दे दी हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल, आप कभी भी उसे ले सकते हैं। बाकी जो फ्री वीडियोस होंगी वो भी देता रहूंगा आपको। अशोक जैन, न्यू कोर्स किस एग्जाम के लिए बोल रहे हैं वो आप लिखिए, फिर आपको बता सकते हैं कि किस एग्जाम के लिए नया कोर्स बोल रहे हैं आप। अदरवाइज हमारा जो नया बैच है जेट के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, और जो AFO के लिए वो 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है भाई, जो MSc के लिए लिख रहे हैं, MSc और राजस्थान प्री PG और जो भी लिख रहे हो, राजस्थान प्री PG MSc के लिए भाई बच्चे बोल रहे थे कि प्राइस ज्यादा, तो हमने 3000 के अंदर, 3000 के अंदर पूरा कोर्स दे रखा है सर, पूरी क्लासेस। आप एक बार ज्वाइन करो, 3 दिन अटेंड करो, अगर तुम्हें लगे ना कि सफिशिएंट नहीं है तो मैं रिफंड करूंगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उस 3000 के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज कवर है, तो आप उस चीज की चिंता ना करें। गारंटी देता हूं, जो मटेरियल देंगे, जो क्लासेस आप वैसे भी यूट्यूब पे देख चुके, 101% इंडिया में सबसे बेस्ट कंटेंट हम देंगे। प्राइवेट बच्चों के लिए पूरी जानकारी दीजिए, कहां अप्लाई कर सकते हैं MSc। प्राइवेट वाले बच्चे जो है, अभिजीत सिंह जी, MSc के लिए कहां अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो BHU के लिए, और बाकी आपके स्टेट के लिए, अगर स्टेट अलाउ करे तो, है ना। अदरवाइज ICR में प्राइवेट वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, आपको मैंने आंसर दे दिया। क्लासेस जो फ्री वाली है वो आती रहेंगी, है ना। नवीन शर्मा जी, आप लिख रहे हैं डेमो ले AFO का, सर आपको मैंने बताया। दीपक शर्मा लिख रहे हैं शायद ऐसा, 31 वाला डेमो दे सकता हूँ, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। जेट का लेना है तो सामने नंबर जो दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। AFO की टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स सर अवेलेबल है, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। मेरे नंबर पर आप कॉल करें, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, है ना। चलो ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बाकी कोई हिंदी वाला बच्चा तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर करना उससे, ताकि बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएं। काफ़ी सारी और क्लासेस भी हिंदी वाली यूट्यूब पे लेके आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। दीपक शर्मा जी को मैंने आंसर दे दिया सर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डेमो डेफिनेटली देंगे सर। ऐसा हम बोलते हैं कि पहले क्वालिटी चेक कीजिए फिर एडमिशन लीजिए, धक्के से एडमिशन नहीं लेना। और वैसे भी आप देखिए हिंदी के अंदर, और इससे पहले बहुत सारी और वीडियोस भी इंग्लिश के अंदर हमने डाली हुई है, आप वहां से भी डेमो ले सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।